ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगी जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं और अधिकतर ये सही बैठते हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल चीजें हैं और बहुत कुछ ये राशि और लगन के आधार पर इनमें परिणाम में परिवर्तन भी आता है, लेकिन अधिकतर संभावना रहती है कि ये जो सूत्र हैं अपना प्रभाव कम या अधिक जरूर देते हैं। तो चलिए उसी पे आज बात करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में बहुत असंख्य सूत्र हैं, लेकिन जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हॉरोस्कोप की, तो उससे जो एक जनरल रिजल्ट निकल करके आता है कि कोई भी ग्रह या प्लैनेट्स की जो स्थितियां होती हैं कुंडली में, अगर वो किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाकर के बैठती हैं तो उसका आमतौर पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कैसे अपना रिजल्ट देती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र मैं आज बताऊंगी। हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, फिर भी कोशिश करूंगी मिनिमम 10 से 12 जो सूत्र हैं वो आपको बताऊं, और आप लोग भी इसको अप्लाई करिएगा। देखिए कैसा आपको एक प्रभाव देखने को मिलता है। मोस्टली देखा गया है कि जिसके लग्न में सैटर्न होता है, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है थोड़ा सा आलसी किस्म का होता है। वो भले ही मकर का शनि हो या वो कुंभ का शनि हो, उसमें एक व्यक्तित्व में धीमापन जरूर होता है। हालांकि ये लोग आगे चल करके काफी एक्टिव भी हो जाते हैं, लेकिन चूंकि शनि का स्वभाव होता है धीमे चलना, तो वो लग्न में बैठ करके व्यक्ति को एक शांत प्रवृत्ति या चीजों को बहुत धीरे धीरे करना, इस तरह की उसकी टेंडेंसी बन जाती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जब लग्न में शनि होता है और विशेष रूप से अगर वो राहु के साथ में भी संबंध बना ले, तो ऐसे व्यक्ति का जो पेट से संबंधित चीजें होती हैं उसमें भी कुछ कमी रहती है। सैटर्न जो है उसके डाइजेशन के ऊपर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि बहुत स्लो मंदगामी ग्रह है, तो कहीं ना कहीं ये पेट से संबंधित चीजों को भी तकलीफ देता है। हालांकि आपको लग सकता है कि पेट तो छठवें भाव से संबंधित चीज है या पंचम से संबंधित है, लेकिन लग्न में बैठा हुआ जो शनि होता है कई बार पेट से संबंधित विकार भी देता है। इसके बाद जो राहु होता है, ये अधिकतर जब किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा होता है, तो जैसा जातक होता है वो वाणी के द्वारा काफी तीखा होता है। शनि और राहु दोनों के साथ में ये संभावना रहती है कि अगर द्वितीय भाव, जो कि ये कुटुंब का भाव है, वाणी का भी स्थान है, यहाँ से व्यक्ति का जो बातचीत करने का तरीका है वो देखा जाता है। तो जब यहाँ पर राहु बैठता है और कहीं वो पाप प्रभाव में हो, शनि के द्वारा दिष्ट हो, या किसी भी मेलिफिक जो तेज प्लेनेट है जैसे मंगल है, सूर्य है, इनके द्वारा भी दिष्ट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो काफी कर्कश होती है। कर्कश का मतलब है कि वो जो भी बोलता है तो उसको समझ में नहीं आता है और वो कई बार बहुत कड़वा बोल देता है। तो सेकंड हाउस का जो राहु है इस तरह के प्रभाव जरूर देता है। और कई बार द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में जब राहु चंद्रमा के साथ में बैठ जाता है, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक होता है, उसके अंदर कई बार ड्रिंक करने की हैबिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राहु जो है एक विजातीय प्लेनेट है और ये बहुत ही अनट्रेडिशनल प्लेनेट है। तो जब ये द्वितीय भाव में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी खराब आदतें भी डेवलप कर देता है। और चूंकि दूसरा भाव जो होता है खाने पीने का भी होता है, तो जो उसकी फूड हैबिट होती है उसमें कुछ ये तामसिकता ला देता है, जैसे कि उसका जो तरीका होगा बहुत ज्यादा नॉन वेज हो जाए या ड्रिंक स्मोकिंग, इस तरह की उसकी हैबिट बनने के योग रहते हैं काफी हद तक। हालांकि अगर इसमें कुछ अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो तो ये जो आदत है कम भी हो सकती है या पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर वहां पे राहु है और चंद्रमा का भी उसको सपोर्ट मिल जाए तो अधिकतर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति ड्रिंक वगैरह काफी करता है। और शुभ ग्रहों से अगर दिष्ट हो तो ये संभावना कम हो जाती है, नशा करवाने का काम करते हैं सेकंड का जो राहु होता है। एक और भी योग अधिकतर आप देखेंगे कि कोई भी लगन की कुंडली हो, कोई भी हॉरोस्कोप हो, अगर लग्न से 5 से लेकर छठे भाव तक, विशेष रूप से पंचम भाव तक अगर राहु बैठता है, और स्पेशली अगर लग्न से पंचम में, मतलब कि 5वें भाव में ही राहु बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक संभावना होती है कि विवाह के 14 से 15 महीने के बीच में संतान की प्राप्ति होने का योग निर्मित होता है। क्योंकि राहु जो होता है ये बहुत सडन रिजल्ट देता है। तो जब, और 5वां भाव जो होता है वो हमारी संतान का होता है, संतति का होता है, तो जब वहां पे राहु बैठता है तो वो संतान से संबंधित जो इवेंट्स होते हैं बहुत जल्दी संतान प्राप्ति की योग निर्मित कर देता है। ये एक सामान्य सूत्र है।
इसको पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि साथ में पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसकी क्या स्थिति है, या संतान का कारक जो गुरु है उसकी क्या स्थिति बन रही है, कई चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन इन जनरल जब भी 5वें में राहु बैठता है तो मैंने अधिकतर कुंडलियों में देखा है कि मैक्सिमम 1 से 1.5 साल के अंदर संतान प्राप्ति के योग निर्मित कर देता है राहु। इसके बाद एक योग और भी बनता है, एक सूत्र और है ज्योतिष का, कि 7वां जो भाव होता है, जो हमारे विवाह का भाव होता है, वहां पर जब भी राहु बैठता है तो ये व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि राहु वृद्धि करने का काम करता है और अचानक वाली घटनाएं देता है, तो 7वें भाव में जब भी राहु बैठता है तो ये व्यक्ति के अधिकतर चांसेस रहते हैं कि उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे दे, या उसके कैरेक्टर को ये प्रभावित करने का, नेगेटिवली प्रभावित करने का भी काम करता है राहु 7वें भाव में बैठ करके। क्योंकि 7वां भाव दाम्पत्य का है और व्यापार का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। जब यहाँ पे राहु बैठता है तो कई बार ये बहुत अच्छा व्यापार भी देता है, बिजनेस वगैरह में भी वृद्धि करता है, या विदेश से व्यापार के योग निर्मित कर देता है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे बैठा हुआ जो राहु होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, विशेष रूप से अगर ये शत्रु राशि में हो, या इसको जो राशि का सपोर्ट है वो फेवरेबल ना मिले। इन जनरल 7वें का राहु जो है वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक सूत्र और भी है कि अगर 7th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो काफी सुंदर होती है। हालांकि शुक्र 7वें भाव का कारक भी होता है, विशेष रूप से पुरुषों के लिए, क्योंकि जो जोडियक की हॉरोस्कोप होती है मेष की, वहां पे 7वें भाव में तुला राशि आती है जो कि संबंधों की राशि है और विवाह को दिखाती है, तो लोगों के जो म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है उसको दिखाती है। तो वहां पे जब भी शुक्र बैठता है तो लाइफ पार्टनर जो होगा उसको काफी गुड लुकिंग मिलने के योग बनते हैं, उसका जीवन साथी काफी सुंदर हो। हालांकि कारको भाव नाशाय भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बाकी चीजें क्या है, लेकिन इन जनरल जीवन साथी अच्छा होता है दिखने में, और जो शुरुआत का टाइम होता है संबंधों का वो काफी अच्छा रहता है। आगे चल करके कई बार उसमें डिस्प्यूट वगैरह आ जाते हैं या किसी तरह का डिस्टेंस भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर उच्च का अगर शुक्र बैठेगा तो वो चीजों को नहीं बिगाड़ेगा, अगर वो अच्छी स्थिति में रहेगा या शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाए। लेकिन आमतौर पर जो शुक्र होगा सुंदर जीवन साथी देने का प्रयास करते हैं, कई बार संबंधों में भी वृद्धि कर देता है शुक्र यहाँ पर बैठ करके। एक चीज और भी देखने में आती है कि शनि जब भी चतुर्थ भाव से संबंध, चतुर्थ भाव में स्पेशली बैठ जाए, क्योंकि शनि जो है थोड़ा सा बहुत ही अलग टाइप का प्लेनेट है, ये चीजों से डिटैच करने का काम करता है, क्योंकि शनि में क्रूरता तो होती है, कम या अधिक क्रूरता जरूर होती है। तो जब ये चौथे भाव में बैठता है तो अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने का भी काम करता है, जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है वो वहां पर न रह करके कहीं दूर जाकर के उसका जीवन यापन हो, या वहां जाकर के वो स्टैब्लिश हो जाए, वहां सेटल हो, इस तरह के योग निर्मित करता है। हालांकि चौथे भाव में चंद्रमा की राशि होती है जो कर्कपुरुष की पत्रिका होती है, तो एक तरीके से शनि वहां पर जब बैठता है तो वो माँ का घर है, तो माँ के सुखों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत न्यूनता देने का प्रयास करता है। और चूंकि वो सुख का भाव है, घर का भाव है, वहां पे जब शनि बैठता है तो वो जन्म स्थान से दूर ले जाने का काम जरूर करता है। ये चीज और भी देखने में आया है कि जब भी 7वें भाव में शनि बैठता है, भले वो वहां पे मकर का हो, कुंभ का हो या उच्च राशि का हो, क्योंकि शनि बहुत ही धीमा प्लेनेट है, क्रूर प्लेनेट है, तो अगर ये स्वग्रही होगा, उच्च का होगा, तो संबंध को खत्म तो नहीं करता है, लेकिन जो संबंध का एक सुख होता है उसमें जरूर न्यूनता करता है। और क्योंकि शनि बहुत ही विरागी टाइप का प्लेनेट है, बहुत डिटेल्स ढंग का प्लेनेट है, इसको लगाव से, प्रेम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो जब भी सप्तम भाव से शनि संबंध बना लेता है, वहां पे प्लेस्ड हो जाता है, तो ये विवाह का जो सुख होता है उसमें कमी करने का जरूर प्रयास करता है, चाहे वो मकर का हो, कुंभ का हो या उच्च का हो, तुला राशि का शुक्र हो। ये जरूर हो जाता है कि जब ये स्वराशि का होता है तो वैवाहिक जीवन की जो अवधि होती है उसको बढ़ा देता है, मतलब कि जो मैरिड होने के बाद जो लाइफ पार्टनर के साथ में रहने का टाइम होता है वो आपके विवाह के ईयर्स को बढ़ा देगा, लेकिन जो उसमें एक सामंजस्य होता है, मधुरता होती है, उसमें कमी देता है। हालांकि शनि जब सप्तम में बैठता है तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ बना देता है, क्योंकि शनि मेहनत भी करवाता है। तो 7वें भाव में बैठता है तो ऐसा जो जातक होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने जीवन साथी के प्रति कार्यों को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होता है। और इसी के साथ में एक सूत्र और भी है कि शनि जब भी नीच राशि में या शत्रु राशि में सप्तम भाव में बैठे
तो ये विवाह के सुख में बहुत अधिक कमी करता है। और विशेष रूप से जब इसका राशि स्वामी भी खराब स्थिति में हो और कारक भी खराब हो, तब तो ये सुख बहुत बुरी तरह बिगड़ता है। लेकिन फिर भी इन जनरल शनि सप्तम में बैठता है तो विवाह के सुख में कुछ कमी जरूर दे देता है व्यक्ति को। इसके साथ में एक सूत्र और भी है कि जो हमारा 12वां भाव होता है, जो भोग का भाव है, मोक्ष का भाव है और बेड प्लेजर का भाव है, वहां पे जब भी शुक्र और मंगल का संयोग बनता है 12वें भाव में, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत ज्यादा संभावना होती है कि 18 ईयर्स से पहले उसकी लाइफ में बहुत अलग ढंग की हैबिट्स डेवलप हो जाना या किसी गलत डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाना, इस तरह के योग दे देता है 12वें भाव का मंगल और शुक्र। एक सामान्य सूत्र है, बहुत इसको आप फाइनल ढंग से मत लीजिएगा, क्योंकि निर्भर करता है कि क्या लग्न है, 12वें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, या उसके ऊपर कौन सी दृष्टि है। लेकिन आमतौर पर जो एक प्रभाव मिलता है कि मंगल और शुक्र जब भी 12वें भाव से संबंध बनाएंगे और कहीं की क्रूर ग्रहों के द्वारा देख ले जाए, तो व्यक्ति की जो उसका जो कैरेक्टर होता है या जो उसका जीवन जीने का तरीका होता है, उसमें बहुत उसको एक गलत दिशा देने का भी काम कर सकता है। हालांकि यही मंगल और शुक्र 12वें भाव में हो, उसको कोई शुभ ग्रह देखे, जैसे गुरु की दृष्टि हो या शुभ चंद्रमा बुध शुक्र अच्छी स्थिति में देखें, तो जो ये हैबिट है उसमें न्यूनता ला सकते हैं या कमी ला सकते हैं। लेकिन आमतौर पर 12वें का मंगल और शुक्र गलत दिशा में ले जाने का कार्य कर सकता है। एक चीज और भी देखा गया है कि जो शुक्र ग्रह होता है, जब ये द्वितीय भाव में बैठता है, सेकंड हाउस में बैठता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक होता है, उसको मीठा खाने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि सेकंड हाउस व्यक्ति की फूड हैबिट को भी दिखाता है। और शुक्र जो है वो भी गुरु है, जैसे जुपिटर है देवताओं के गुरु, उसी तरीके से राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। तो जब ये द्वितीय भाव में बैठते हैं तो ऐसा जाता है मीठे का बड़ा शौकीन होता है। शुक्र को लेकर के एक और भी सूत्र है कि जब ये 12वें भाव में होते हैं, वहां पे कोई भी लगन की पत्रिका हो या कोई भी वहां पे राशि पड़ रही हो, तो 12वें में जो शुक्र होता है, ये व्यक्ति को अनायास उसकी लाइफ में संपन्नता या सुख सुविधाएं जरूर दे देता है। हालांकि देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आमतौर पर क्योंकि कालपुरुष की जो पत्रिका है मेष लगन की, वहां पे 12वें भाव में मीन राशि पड़ती है और वहां पे शुक्र उच्च की स्थिति में होते हैं। इसीलिए जब भी शुक्र 12वें भाव में किसी के बैठे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं या धन संपत्ति वैभव ये कम या अधिक मिलती जरूर है, क्योंकि वहां पे शुक्र अच्छा प्रभाव दे देते हैं। इसी तरीके से जो छठवां भाव होता है, वहां पर जब शुक्र बैठते हैं, हालांकि ये बुध का घर है, छठा घर जो होता है वो बुध का घर होता है, वहां पे कन्या राशि होती है, तो अपने मित्र के घर में शुक्र होते हैं। और छठवां भाव जो है वो त्रिषडाय भाव है, तो वहां पे शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती है। इसके बावजूद भी शुक्र छठे भाव में भी व्यक्ति को कुल मिलाकर के सुख संपत्ति दे देते हैं, क्योंकि तो मित्र के घर में होते हैं और नैसर्गिक पत्रिका का जो 12वां भाव होता है शुक्र, जहाँ पे उच्चता की स्थिति में होते हैं, तो उसका भी एक इनडायरेक्ट प्रभाव कह लीजिए कि छठे का भी जो शुक्र होता है व्यक्ति को संपन्नता सुविधाएं जरूर दे देता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होते हैं, ये कह लीजिए कि उसकी जल्दी किसी से शत्रुता ही नहीं होती है, क्योंकि शुक्र बहुत शुभ ग्रह है। तो ये और छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो ये जल्दी किसी से शत्रुता नहीं पालते हैं। हालांकि कुछ बीमारियां वगैरह यहाँ पे इसको मिल जाती हैं। और भी बहुत से सूत्र हैं, आज मैं इतने ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आगे फिर किसी वीडियो में बचे हुए जो सूत्र हैं ज्योतिष के, उसके बारे में बताऊंगी और आप लोग इनको अप्लाई करके देखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये सही सटीक बैठेंगे, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो अपना एक स्वभाव लेकर के चलते हैं, उनका एक नेचुरल, उनका एक गुण होता है, एक धर्म होता है। और जो हमारी अलग अलग राशियां होती हैं, वो ग्रह को एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती हैं। और जो भाव होता है वो डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर भाव है, उस भाव से संबंधित क्या चीजें देखी जाती हैं। तो जब भी कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर हाउस में जाकर के बैठता है और एक स्पेसिफिक साइन में जाकर के बैठता है, तो तीनों मिलकर के एक प्रभाव देते हैं। लेकिन आमतौर पे हर ग्रह अपना एक स्वाभाविक गुण धर्म रखता है, तो उसका रिजल्ट जरूर देता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जितने भी तेज ग्रह हैं या जो भी जिनको बहुत जो बहुत हार्ड प्लेनेट है, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, ये सारे प्लेनेट्स जितने भी हमारे हाउसेज बहुत ज्यादा हार्डशिप को दिखाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क को दिखाते हैं, उन हाउसेज में जब ये सारे ग्रह
प्लेस्ड हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे तीसरा है, छठा है, 11वां है। यहाँ पे कोई भी 10वें को भी 10वें में भी अगर कोई तेज ग्रह या पापी ग्रह बैठता है तो वो भी अपना अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि 10वां भाव भी हमारा कर्म का स्थान होता है। तो वहाँ पे कोई शनि, राहु, मंगल, सूर्य जैसा जब प्लेनेट बैठता है तो व्यक्ति को काफी कर्मठ बना देता है, कर्मशील बना देता है। तो ये कुछ सामान्य से सूत्र थे जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की। आशा कर रही हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा होगा, या आप लोगों को जिनको इंटरेस्ट है ज्योतिष में वो इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। और ये बहुत ही सामान्य सूत्र हैं, तो इनको आप बिल्कुल ये मान के नहीं चलिएगा कि ऐसा ही रिजल्ट होगा, क्योंकि ज्योतिष जो है बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और इसमें किसी भी चीज का जो एक फाइनल रिजल्ट होता है उसको निकालने के पहले कई चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। लेकिन मोस्टली इन जनरल इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे किसी वीडियो को लेकर के ज्योतिष से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।